सुबह के 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे। झारखंड का एक ज़िला लगता है पलामू। उस पलामू ज़िले के चैनपुर प्रखंड में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। सब लोग अपने घरे में दुबक चुके थे फायरिंग की आवाज़ सुनकर। चूँकि वह नक्सल एरिया है तो हर कोई डरता है फायरिंग की आवाज़ से। घर से अपने इस आवाज़ को सुन रहे थे। जब फायरिंग थमता है तो धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और न जाने और कितने स्टेटों में और विदेशों में भी आतंक का पर्याय बन चुका अमन साहू ढेर कर दिया गया था। उसका एनकाउंटर हो गया था, उसकी सांसें थम गई थी। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैलता है। चारों तरफ इसकी चर्चाएं होने लगती है। आज उन्हीं बिंदुओं पर मैं आप लोग के पास चर्चा करने के लिए आया हूं। अमन साहू कौन था और पुलिस इस तरह से उसको क्यों मार गिराया, इन सारे बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरे वीडियो पर आप नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मैं आसानी से आप लोग के पास अपनी सच्ची घटनाओं पर स्टोरी आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, घटना 11 मार्च 2025 की है। दिन सोमवार था। एकाएक झारखंड के पलामू क्षेत्र के चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में एक आदमी मार गिराया जाता है। वह आदमी कौन था, आज उस बिंदु पर चर्चा करूंगा। रांची के एक छोटे से गांव मतवे पड़ता है, वो बुडमू थाना में। रांची का एक बुडमू थाना लगता है। बुडमू थाना के एक छोटे से मतवे गांव का रहने वाला एक अमन कुमार था। वो अमन साहू के नाम से बाद में जाना जाने लगा। उसकी पढ़ाई लिखाई गांव के ही स्कूल में हुआ। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिताजी जो निरंजन साहू थे उसको लेकर और अपने और फैमिली लोग को लेकर पतरातू में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद वो एक अच्छे अंक के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास करता है। उसके बाद आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए उसके बाद इंटरमीडिएट करता है। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो मोहाली चला जाता है, पंजाब चला जाता है और वहाँ पर डिप्लोमा की डिग्री हासिल करता है। डिप्लोमा की डिग्री हासिल करने के बाद वो वापस गांव आता है। गांव आने के बाद पतरातू में ही एक मोबाइल का छोटा सा शॉप खोलता है। रिपेयरिंग वगैरह करता था, कुछ सामान वगैरह उसमें रखता था। ये 2008 की घटना है। उसके बाद वो वहीं पर रहकर वो काम कर रहा था, लेकिन इसी बीच में उसको कुछ बदमाश लोगों के साथ झगड़ा होता है और उसी समय वो संपर्क में आता है उस एरिया के 2 खूंखार बदमाश भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव के संपर्क में आता है और यहीं से वह अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा लेता है। धीरे धीरे उससे वो निकलने की बजाय उसमें डूबा चला जा रहा था और अपना साम्राज्य फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो काम करने वाले बिजनेसमैन थे, जो वहाँ पर कोयला खदान के काम करने वाले थे, जो ट्रांसपोर्टर लोग थे, जो बिल्डिंग बनाने वाले थे, उन सारों से वो लेवी वसूलने लगा। उन लोगों पर हमला करने लगा और फिर उसका धंधा एक स्टेट से 2 स्टेट, 2 स्टेट से 3 स्टेट से करते करते विदेशों तक फैल गया। यहाँ तक तो बताया जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ बन चुका था। वो उसको यहाँ से हथियार सप्लाई करता था, वह गुर्गे सप्लाई करता था उसके लिए, और वो लॉरेंस बिश्नोई और इसमें एक गहरी पैठ बन चुकी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब के क्रम में 2015 में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है और फिर वो बाहर आता है, फिर जेल में जाता है। इस तरह से अभी तक वो जेल में ही था और जेल में रहते हुए ही सबको धमकी देता था, सबसे लेवी वसूलता था। उसके बहुत सारे गुर्गे थे। वो अपना नेटवर्क पूरे क्षेत्र में लंबा कर लिया था। उसके पास बहुत सारे गुर्गे थे और जब भी चाहता था जिसके ऊपर फायरिंग करवा देना, जब भी चाहता था बड़े बड़े लोगों के ऊपर हत्या करवा देना, उसका आम बात हो गया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2017 से अभी तक उसके ऊपर 129 मामले दर्ज थे, जिसमें वो दो मामले में सजायाफ्ता था। एक केस में वो 6 साल का सजायाफ्ता था तो दूसरा में वो 3 साल का सजायाफ्ता था। कोर्ट के द्वारा उसको जेल दिया गया था और वो अभी जेल में ही था। लेकिन इसी बीच में छत्तीसगढ़ में
ये 2000 की बात है, 2022 की बात, 2023-24 की बात है। उस समय वो छत्तीसगढ़ जेल में जाता है। वहाँ पर किसी व्यापारी का मर्डर हो जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर उसको इसका नाम आता है, तो उसको बुलाया जाता है। उसको अरेस्ट करके वहाँ की पुलिस आती है और लेकर जाती है। तो वहाँ पर उस समय से जेल में था। उसके बाद जब उसको फिर अभी तत्काल में आज से 4 दिन पहले हजारीबाग का MTNL का हजारीबाग का अपना एक जो प्रोजेक्ट है NTPC, जो एक प्रोजेक्ट है, उसका एक बहुत बड़े अधिकारी की मर्डर हो जाती है। और रांची का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर के ऊपर जब विपिन मिश्रा के ऊपर जब जानलेवा हमला होते हैं, तो इन 2 केसों में झारखंड की पुलिस उसको पूछताछ करने के लिए पलामू के रास्ते रायपुर से निकालकर अंबिकापुर के रास्ते, रामानुजगंज के रास्ते झारखंड में इन किया था, और पलामू के रास्ते वो अपना रांची के होटवार जेल डालना चाहता था। और वहाँ पर अब उसको रखने की कवायद शुरू हो गई थी। और यहाँ पर उसको कुछ पुलिस के द्वारा पूछताछ भी होना था, क्योंकि पुलिस को शक था कि इस हमला में उसका हाथ था। कारण कि उसमें से एक हुए हमला पर उसने, जो गुर्गे लोग थे, उसने अपना बात रखा था और बोला था कि हाँ, इस हमला का आरोपी मतलब हम लेते हैं, हमने करवाया है। उसके गुर्गे लोग ऐसा किए थे, तो पुलिस को उसको पूछताछ करना था। लेकिन इसी बीच में उसके जो गुर्गे थे, अमन साहू का जो गुर्गे थे, वो पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस जो बल लेकर आ रहे थे उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। और बचाव में पुलिस को हमला करना पड़ता है, और अमन साहू उसका फ़ायदा उठाकर पुलिस का बंदूक लेकर भागने लगता है और पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर देता है, जिसमें एक STF के जवान राकेश कुमार घायल भी हो गए, जिनका मेदिनीपुर मेडिकल एंड कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसी समय STF का हेड प्रमोद कुमार सिंह, यानी STF का DSP प्रमोद कुमार सिंह जवाबी कार्रवाई करते हैं, फायरिंग करते हैं, और उनकी गोली से ही अमन साहू ढेर हो जाता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। दोस्तों, इस घटना पर उसके पिताजी निरंजन साहू ने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और बोलते हैं कि जब हमारा बेटा 2015 से पुलिस कस्टडी में रह रहा था, 2017 में भी रहा, 2022 से लगातार पुलिस कस्टडी में था, तो फिर इतने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम हमारा बेटा कैसे देता था। इसमें पुलिस सहयोग करती थी। और हाँ, ये सच बात है कि पुलिस सहयोग करती थी, नहीं तो एक जेल में रहकर अपराधी अपने गुर्गे से फ़ोन पर बात कैसे करता है। एक जेल में रहकर अपराधी बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन पर मारने की धमकी कैसे देता है और उनसे करोड़ों करोड़ों रुपए की वसूली कैसे करता है। यह एक गंभीर विषय है हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एक उनके कार्यशैली पर, उनके प्रशासनिक शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जो निरंजन साहू हैं, जो अमन साहू का जो बाबूजी हैं, वो बताते हैं कि हमारे बेटा को जब कानून के तहत उसको सज़ा मिला था और जेल में था, तो फिर पुलिस अपने हाथ में कानून को क्यों लिया। पुलिस को क्या राइट है अपने हाथ में कानून लेने के लिए। जब एक पुलिस वाला अपने हाथ में कानून लेकर किसी का एनकाउंटर कर सकता है जो कानून के खिलाफ है, तो हमारा बेटा इसमें क्या गुनाह कर रहा था। वो पुलिस कस्टडी में था और वहाँ से वो किसी को धमकी देता था, किसी को जान मरवाता था, तो हमारा बेटा का इसमें दोष कैसे है। वो पुलिस वाले भी उतना ही दोषी है जिस थाने से उसका कॉल आता था और उसके गुर्गे जाकर वहाँ पर एक घटना का अंजाम देते थे। ऐसा उन्होंने, उनका जो बाबूजी हैं निरंजन साहू ने आरोप लगाया है। दोस्तों, इनके बाबूजी बोलते हैं कि अपराध की दुनिया में जाने के पहले जो अमन साहू था एक अच्छा लड़का था, मिलनसार लड़का था, पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट था। वो मोहाली जाकर, पंजाब का मोहाली से डिप्लोमा का कोर्स करके आया था और मोबाइल का दुकान चलाता था। लेकिन इसी बीच में उसका कुछ संगत गलत हुआ। उसका कारण वर्तमान परिस्थिति और वहाँ का जो सिचुएशन होता था, जो किसी से कुछ कर लेना, पैसा नहीं देना, मारपीट करना, धमकाना, ऐसा आम बात था वहाँ पर। जब ये मोबाइल का दुकान खोला था तो उसके साथ भी होता था। कोई रिचार्ज करवा कर पैसे नहीं देता था, कोई इसके ऊपर रंगदारी करता था। तो ये सबसे तंग आकर इसने वो अपना जो भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव के संपर्क में आता है और वहाँ से धीरे धीरे अपराध की दुनिया में बढ़ते चला जाता है। और फिर वो पीछे घूम कर कभी वापस आने का इरादा नहीं किया और एक के बाद एक घटनाएं होते गए, उसमें उसका नाम जोड़ते गया। और आपको बता दूं कि 2020 के बाद उसको अभी तक 10 जेलों में शिफ्ट किया गया।
हर जेल को चेंज किया जाता था। अब सोचो कितना बड़ा अपराधी का पर्याय बन चुका था, कितना बड़ा आतंक का पर्याय बन चुका था कि उसको एक एक ज़िला चेंज करते हुए, एक एक स्टेट चेंज करते हुए अभी तक 10 जेलों में चेंज किया गया था। और उसके झारखंड सहित और प्रदेशों को मिलाकर उस पर 129 मुकदमे थे। उसका अब हाथ विस्तृत होने लगा था। उसका दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी हो गया था और वो उसके लिए भी काम करने लगा था। वो गुर्गे सप्लाई करता था लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई के साथ हथियार भी सप्लाई करता था। यह अपने आप में झारखंड पुलिस के लिए और झारखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता था। उनका नाक चने चबा कर रख दिया था और अंततः उस एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जब वो हत्या हुआ, जो अपना हजारीबाग के जो एनटीपीसी के जो हेड थे उन ऑफिसर का हत्या होता है, और जब रांची के जो ट्रांसपोर्टर थे उनके ऊपर जब जानलेवा हमला होता है तो उस पूछताछ में उसको वहाँ से लाया जा रहा था और उस क्रम में यहाँ पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। लोगों की जुबान पर कुछ ऐसा भी आ रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर, ठीक यूपी में जैसे विकास दुबे की हत्या की गई थी, एनकाउंटर किया गया था, उस तरह से इसका भी हत्या किया गया है। कारण जो भी हो, इतना तो पक्का है कि जो अपराध करेंगे उसको इसी तरह से मारा जाएगा। यह झारखंड पुलिस ने दिखा दिया है। कारण कि जब कोई भी एक्सीडेंटल मौत होता है या एनकाउंटर होता है तो उनके बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसको प्रूव करता है कि मृत हो गया, तो फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब वो सुबह 9:30 बजे अमन साहू का एनकाउंटर होता है तो उस समय से जानवर की तरह रोड पर ही मृत पड़ा हुआ था, और जब शाम को 4:30 बजते हैं, 5 बजते हैं तो उसके बॉडी को उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो ये एक अपराधी दुनिया में कदम बढ़ा चुके लोगों को एक संदेश भी है कि जो गलत करेंगे उसको हर्ष गलत होगा, लेकिन अफसोस वो छोड़ दे आते हैं अपने परिवार को दुख पश्चाताप। अभी उनके घर में उनके माँ, उनके अबूजी, उनके फैमिली रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन अब अमन साहू इस दुनिया में नहीं हैं, वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और पुलिस भी चैन की सांस ले रही है। और न जाने कितने लोग भी उनके जाने के बाद शांति महसूस कर रहे होंगे, न जाने कितने घरों को उन्होंने अपने गुर्गे के द्वारा उजाड़ा होगा। लेकिन यह कहना अभी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनके जाने से झारखंड से अमन साहू गिरोह समाप्त हो गया। अभी भी उनके बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, और उनके एनकाउंटर होने के बाद इसका बागडोर दूसरे लोग संभालने के लिए तैयार हैं। अब पुलिस प्रशासन इस घटना पर क्या करती है वो आगे के विषय होगा। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे, और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और दोस्तों, मैं एक कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि हमारे जो श्रोताओं हैं जहां भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर परिवार का ख्याल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।